केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पूरा रिवाइज करेंगे हम, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है? देखो, केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कभी भी क्रिएट नहीं होता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, यानी कि रिएक्शन होने से पहले जितना मास था, होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा, कभी क्रिएट भी नहीं होगा और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर आप कौन से भी सोर्स का पानी ले लो। ओके, कौन से भी सोर्स का पानी ले लो, यानी कि तालाब का पानी हो चाहे समंदर का पानी हो। ओके, तो उसमें क्या रहेगा, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशो रहेगा, ओके, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ग्राम रहेगा और ऑक्सीजन 8 ग्राम रहेगा। आप दुनिया का कौन सा भी पानी ले लो, यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो एलिमेंट के, ओके, एलिमेंट के मास का, ओके, जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है। क्या होता है? डेफिनेट होता है। तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल पढ़ने से आपको स्टेटमेंट भी समझ में आएगा। तो केमिकल सब्सटेंस के अंदर ये जो एलिमेंट होते हैं, ये हमेशा, ओके, ये हमेशा उनके मास के डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। आप दुनिया का कौन सा भी सोर्स ऑफ वाटर लीजिए, उसमें 1 ग्राम आपको हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो ये ऑलवेज कैसे प्रेजेंट होता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में प्रेजेंट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स देखेंगे हम। क्या देखेंगे? डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स देखेंगे। देखो यहाँ पर, तो डाल्टन हमें ये कहता है, जो मैटर है, ओके, सॉलिड लिक्विड गैस, इसको हम मैटर कहते हैं, ये वेरी टाइनी पार्टिकल से बना है, उसको कहते हैं एटम्स। और ये जो एटम्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है, ओके, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये तो हमने देखा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सवाल आ सकता है, डाल्टन का पोस्टुलेट ऐसा कौन सा है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है? सो ये पॉइंट आएगा। ओके, वो कभी भी क्रिएट नहीं होता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता एटम। और नेक्स्ट ये कहता है, अगर कोई एलिमेंट है, ओके, तो उसमें जितने भी क्या है, एटम्स है, ओके, अगर कोई एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स है उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में जितने भी हाइड्रोजन के एटम है उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा। ये इसने बताया है, डाल्टन ने। अब ये बोल रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब एक बाजू में ऑक्सीजन लेना है, एक बाजू में हाइड्रोजन लेना है। ओके, तो ये डिफरेंट एलिमेंट हो गए, तो हाइड्रोजन का एटम अलग रहेगा और ऑक्सीजन का एटम क्या रहेगा? अलग रहेगा। ओके, तो उनका मास भी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगी? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट लिए भाई, तो एटम का मास तो सेम नहीं रहेगा और एटम का केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। और ऐसे एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। नेक्स्ट, ओके, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो अगर आपको कोई कंपाउंड दिया है, मान लो है H2O वाटर, तो उसमें आपको 2 हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे, 1 ऑक्सीजन का मिलेगा।
तो ये जो कैसे इनका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, तो ये थे डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो किसी भी एलिमेंट को ओके एक्स से डिनोट किया जाता है और उसके ऊपर मास नंबर लिखा जाता है, उसको ए से डिनोट करते हैं, और नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या? एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, नहीं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। ओके, और मास नंबर मतलब क्या? मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मास नंबर कहा जाता है। ओके, तो सेंटर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है, और बाजू में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन है या कितने प्रोटॉन है, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और मास नंबर यानी कि क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका नंबर कितना है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, मास नंबर को ए से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशंस याद रखो। अब हम देखेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। क्या देखेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ही देखेंगे। एग्जाम में ऐसा एग्जांपल आ सकता है। तो उन्होंने बोला है वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हमें काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पर दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा ऑक्सीजन का एटम है। तो एटॉमिक मास का हमें एडिशन करना होता है। तो हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो दो एटम थे ना हमारे पास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 है, ये तो टेबल याद करो, 3.2 टेक्स्ट बुक में है, देखो। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है इसलिए मल्टीप्लाई में एक ही लिखा, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 2 है इसलिए मल्टीप्लाई में क्या लिखा? 2 लिखा। तो 2 वन ज़ा 2, 16 वन ज़ा 16, 16 प्लस 2 कितना हुआ? 18 यू हुआ। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो और एक एग्जांपल है, HNO3 का हमें ढूंढना है। ओके, तो इसके अंदर 3 एटम है। कौन सा? हाइड्रोजन एटम, N मतलब नाइट्रोजन एटम, O मतलब ऑक्सीजन एटम, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो सबका एटॉमिक मास और एडिशन करना होता है, इसको ही मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है। टेबल 3.2 याद करो, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन एक था इसलिए मल्टीप्लाई में एक लिखा। ओके, नाइट्रोजन भी एक है तो मल्टीप्लाई में एक लिखा। ऑक्सीजन 3 है तो इसलिए मल्टीप्लाई में 3 रखा। और इन सब का कैलकुलेशन करके हमें 63 यू ये आंसर मिल रहा है। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं ये समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करो, करो प्रैक्टिस, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? ओके, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम होता है। आप देख सकते हो इधर मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? सम होता है। ये हमने देखा है किसका? एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम था। तो जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास का सम, इसको क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। डेफिनेशन एक बार आप भूल गए तो चलेगा, लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं ये नहीं भूलना है। ओके, और सबके एटॉमिक मासेस याद रखना। टेबल 3.2 प्रिपेयर करो अभी के अभी। अब देखो फॉर्मूला यूनिट मास। देखो ये जो मॉलिक्यूलर मास था वो लिक्विड के लिए वगैरह, और फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो क्रिस्टल्स के लिए, सॉलिड के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, ये क्रिस्टल है ना, नमक। ओके, ये सॉलिड है तो इसके लिए फॉर्मूला यूनिट मास यूज किया जाता है। सेम ही है। ओके, कैलकुलेट करने का मेथड भी सेम ही है। तो NaCl का हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर देखो 2 एटम है, एक सोडियम का और दूसरा क्लोरीन का। तो उनका जो एटॉमिक मास है उसका एडिशन करना है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है प्लस क्लोरीन का क्या है? 35.5 है।
Na यहाँ पर 1 ही था और Cl भी 1 ही थे, मल्टीप्लाई बाय 1 किया, कैलकुलेशन करने पर इतना आया। ओके, तो ये है फॉर्मूला यूनिट मास, ये क्रिस्टल्स के लिए किया जाता है। ओके, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, कैल्शियम का 40 है एटॉमिक मास और क्लोरीन का 35.5 है। Ca यहाँ पर एक ही है, मल्टीप्लाई 1 किया, और Cl यहाँ पर कितने 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया, कैलकुलेशन कितना आ रहा है 111.4, ये समथिंग आ रहा है। ओके, तो ये था फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसका डेफिनेशन देखो सेम ही है। ओके, तो इसमें भी सम करना है किसका, एटॉमिक मासेस ऑफ एटम इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। ओके, तो ये था फॉर्मूला यूनिट मास, ये क्रिस्टल्स के लिए किया जाता है NaCl वगैरह। और वो अभी मॉलिक्यूलर मास देखा तो वो लिक्विड के लिए किया जाता है। ओके, चलो अब फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये हम देखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 सिंबल लिखना है। हाइड्रोजन मतलब H, क्लोराइड मतलब Cl। ये मुझे कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने टेबल याद की है 3.1, 3.2, 3.6 याद करना है, मतलब याद करना है। दूसरा यहाँ पर वैलेंसी लिखना है। ओके, क्या लिखना है, वैलेंसी। आप टेबल 3.6 में देखो, H के ऊपर ऐसे प्लस लिखा होगा, प्लस का मतलब होता है +1, तो H की वैलेंसी कितनी है +1, और Cl के ऊपर देखिएगा -1 लिखा होगा, तो इसका -1 है। तो स्टेप नंबर 2 क्या लिखा, वैलेंसी लिखी। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो H 1 जाएगा और Cl 1 जाएगा। ओके, चार्ज इग्नोर करो प्लस माइनस वाले, और 1 1 तो कैंसिल होता है, तो क्या बचा HCl। दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज में भी कुछ कंपाउंड्स है और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ कंपाउंड है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड। स्टेप नंबर 1 वही हम सिंबल लिखते हैं, हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S। अब इनकी वैलेंसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी है +1 और सल्फाइड की क्या है, सल्फर की क्या है -2 है, S-2 लिखा होगा सल्फाइड, देखो वो टेबल 3.6 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है थर्ड स्टेप में। ओके, तो क्या आ गया, H2 आ गया यहाँ पर, और S को 1 नहीं लिखते, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, H2S। इस टाइप के सवाल बहुत आने के चांसेस है, अच्छे से करो। मैग्नीशियम क्लोराइड, चलो मैं बताता हूँ। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg है, फर्स्ट स्टेप नंबर 1। ओके, और क्लोराइड का क्या है, Cl है। इसका वैलेंसी स्टेप नंबर 2, वैलेंसी लिखो। ओके, 2 है, इसका 1 है। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या आएगा, MgCl2 आएगा। क्या आएगा, MgCl2 आएगा। देखो किधर गए, देखो इधर, देखो स्टेप 1 में सिंबल लिखा, स्टेप 2 में वैलेंसी लिखी, स्टेप 3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और स्टेप 4 सीधा फॉर्मूला लिखा। ओके, तो ऐसे प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द पॉली एटॉमिक आयंस। तो पॉली एटॉमिक आयंस मतलब ऐसे आयंस जो मोर देन 1 एटम को कंटेन करते हैं, बट वो सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, इसको कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। अब देखो ये C एक एटम है, ओके, और ऑक्सीजन के 3 एटम प्रेजेंट है। ओके, तो इसके अंदर मोर देन 1 एटम है, देखो ना 4 एटम प्रेजेंट है। ओके, लेकिन वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, सिंगल यूनिट जैसा बिहेव कर रहा है, इनको कहा जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। और याद रखो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ओके, केमिकल फॉर्मूला फिर से मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह सब कुछ बताया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ओके, ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इन सबको अच्छे से याद रखना है। ओके, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में भी हमने देखा है। ओके, मॉलिक्यूलर मास को ही क्या कहा जाता है, मोलर मास भी कहा जाता है। ओके, तो ये स्टेप भी आप याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पर एटोमिसिटी देखेंगे, क्या देखेंगे, एटोमिसिटी, कितने एटम्स है। ओके, तो आर्गॉन में एयर सिंगल होता है, मोनो एटॉमिक है,
हेलियम भी मोनोएटॉमिक है। ऑक्सीजन देखो इसमें 2 एटम है ऑक्सीजन के, इसलिए डायटोमिक कहना है। हाइड्रोजन भी 2 एटम है, डायटोमिक। नाइट्रोजन 2 एटम है, डायटोमिक। क्लोरीन के अंदर 2 एटम है, तो इसलिए भी डायटोमिक है। फॉस्फोरस में 4 एटम है, टेट्राएटोमिक कहेंगे। सल्फर में 8 है, तो इसको क्या कहेंगे, पॉलीएटोमिक। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4 एंड पॉली मतलब मेनी। तो एटोमिसिटी मतलब क्या, ओके तो एक मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से बन रहा है उसको एटोमिसिटी कहना है, ओके। और पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। अब हम लास्ट का कंसेप्ट देखते हैं, वैलेंसी। ये तो 4th चैप्टर में देखेंगे। वैलेंसी का डेफिनेशन याद रखो, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स पावर। सॉरी वैलेंसी, क्या मैं बोल रहा हूँ, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, नहीं तो द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। ओके क्या होता है थोड़ी देर बाद, मतलब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा। अब एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन थोड़ा सा रट्टा मारो, ओके। तो C12 का जितना भी मास होता है उसका 1/12 मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, ओके। तो इट इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ C12 एटम, यानी कि कार्बन 12 के एटम का मास जितना है उसका 1/12, यानी कि क्या होता है, 1 एटॉमिक यूनिट होता है। क्या होता है, 1 एटॉमिक यूनिट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, ओके। इसको अच्छे से लर्न करिएगा और एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, तो ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।